हेलो ऑल, क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां, तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोर ओवर, आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। In this video, we will discuss 5 questions of environment engineering that were asked in GATE previous year, and the topic will be sedimentation. So stay tuned. ये बहुत important video है अगर आप GATE की preparation कर रहे हैं तो। We start with this first question. The following chemical is used for coagulation. So coagulation aided sedimentation के लिए जो आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जो सबसे बेसिक है अलम। अलम क्या होता है? Al2SO4 थ्राइस, सो दैट मीन्स एल्यूमिनियम सल्फेट। सो इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, गेट 2001 में 1 मार्क क्वेश्चन। सो मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, एफ्लुएंट फ्रॉम एन इंडस्ट्री ए has a pH of 4.2. The effluent from another industry B has double the hydroxyl ion concentration than the effluent from industry A. pH of effluent from the industry B will be. So हमें industry B का pH वैल्यू पूछा गया है। हमें एक कंडीशन गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन था that pH, अगर मैं A को देखता हूँ, so pH इसका कितना गिवन था? That was 4.2. What does this imply? कि POH कितना गिवन है? pH हो जाएगा 14 माइनस 4.2, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस की बात करते हैं तो द सम ऑफ pH प्लस POH इज 14। सो अगर pH 4.2 है सो POH हो जाएगा 9.8। सो pH हो जाता है 9.8 A का। इसका मतलब, और POH की डेफिनेशन क्या होती है? दिस इज नेगेटिव लॉगरिथम, so minus log to the base 10 OH ion concentration. So this is 9.8. तो यहां से आप OH ion concentration निकाल सकते हैं। OH ion concentration कितना हो जाएगा? ये बन जाता है 10 to the power minus 9.8। तो आप देख सकते हैं OH ion concentration ये आ गया A का, A सैंपल का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है that the effluent from another industry B has double the hydroxyl ion concentration than effluent from industry A. So that means अगर मैं B की बात करता हूं तो B का OH ion concentration हो जाएगा twice of this value. So this value was of A. So इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 into 10 to the power minus 9.8. तो ये आ जाता है OH नेगेटिव ऑफ B। तो इसका मैं POH निकाल लूंगा। सो मुझसे फाइनली pH वैल्यू पूछी गई है तो मैं यहां से POH निकालता हूं। सो POH निकालने के लिए मैं जस्ट लॉग करूंगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन करते हैं। सो बेसिक इसमें जस्ट हम सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाएगा। सो अगर मैं माइनस देखता हूं तो ये 2 के साथ होगा पहले। सो माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सो दैट विल बी 9.8 लॉग टू द बेस लॉग ऑफ 10। तो आप देख सकते हैं माइनस लॉग 2 प्लस 9.8 लॉग 10। सो माइनस लॉग 2 मीन्स माइनस 0.3, क्योंकि लॉग 2 हम जानते हैं 0.3 होता है। माइनस 0.3 प्लस 9.8 लॉग 10 तो 1 ही हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस बिकम्स 9.5। सो POH आ जाता है 9.5। इसका मतलब pH कितना आ गया? 14 माइनस 9.5, दैट मीन्स 4.5। आप देख सकते हैं pH हो जाएगा 4.5। सो द करेक्ट आंसर विल बी 4.5। इसमें आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं थी, आपको log 2 की वैल्यू अगर याद रहती है तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं और 2 मार्क्स गेट 2016 में मिल जाएंगे। 4.5। नेक्स्ट चलते हैं एक प्रॉपर जो कोर क्वेश्चन है सेडिमेंटेशन का, वो क्या है? लेट्स सी।
consider a primary sedimentation tank in a water treatment plant with surface overflow rate, हमें इसका SOR गिवन है 40 मीटर क्यूब्स पर मीटर स्क्वायर पर डे. The diameter of the spherical particle which will have 90% theoretical removal efficiency in this tank is. So हमें यहाँ पर diameter पूछा गया है जिसकी settling efficiency है 90. So अगर मैं settlement efficiency देखता हूँ 90% और 90% किसके बराबर होता है? So this is settling velocity divided by surface overflow rate into 100. यही होता है. So surface overflow rate हमें given है 40, हमें settling velocity नहीं पता but ये 90% है, ये पता है. So that means हमें यहाँ से settling velocity निकाल सकते हैं. Assume that settling velocity of the particles in water is described by Stokes law. So therefore we can use directly Stokes law. Density of water हमें given है, density of particle हमें given है, G वैल्यू 9.81 लेनी है एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट मीन्स न्यू की वैल्यू भी हमें गिवन है. सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ से हम सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लेते हैं. सेटलिंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दिस इज 90%. सो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय SOR. SOR इज 40. सो मैं देखूंगा तो ये बन जाता है 36 मीटर्स पर डे. सो हमें सेटलिंग वेलोसिटी आ गई है 36 मीटर्स पर डे. तो अब क्या मैं स्टोक्स लॉ लगा सकता हूँ? बिल्कुल, हम स्टोक्स लॉ यूज करते हैं. स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ का एक्सप्रेशन ये है दैट सेटलिंग वेलोसिटी इज GD स्क्वायर बाय 18 न्यू SS माइनस 1. ये हम अच्छे से जानते हैं. दिस इज स्टोक्स लॉ. इसमें हमें G की वैल्यू 9.81 डालनी है, डायमीटर हमें निकालना है. सो ये 36 मीटर्स पर डे हमें ऑलरेडी पता है, डायमीटर हमें नहीं पता बट न्यू की वैल्यू पता है. न्यू की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं. दिस इज 1.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो ये सेकेंड्स की बात हो रही है, तो यूनिट्स में मिस्टेक मत कर देना. तो यानी कि जब आप सेटलिंग वेलोसिटी डालेंगे तो 36 मीटर्स पर डे की जगह इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना. दैट मीन्स ये वैल्यू आप क्या पुट कर लेंगे? 36 मीटर्स पर सेकेंड करने के लिए आप इसको डिवाइड करें 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स. सो ये हो गया 36 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60. सो ये मीटर्स पर सेकेंड हो गया. G की वैल्यू हमें पता है, डायमीटर निकालना है, न्यू हमें पता है और SS निकालने के लिए हमें डेंसिटीज को डिवाइड करना पड़ेगा. सो SS हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज 2 पॉइंट्स, ये हो जाएगा 2650 डिवाइडेड बाय 1000 दैट मीन्स 2.65. सो SS becomes 2.65. सो यहाँ से आप डायमीटर को कंप्यूट कर सकते हैं. बहुत इजी था. सो आप इसको सॉल्व करेंगे जब कंप्लीट, सो आपको डायमीटर की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ. एंड द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 0.075 माइक्रोमीटर, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में माइक्रोमीटर में पूछा गया है. आप देख सकते हैं माइक्रोमीटर है, तो इसका जो ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर है 0.075. इसमें करना कुछ नहीं था, जस्ट आपको एक स्टोक्स लॉ जरूर पता होना चाहिए एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द यूनिट्स. आपको मीटर्स पर डे जो यहाँ से आया है एफिशिएंसी में सरफेस ओवरफ्लो रेट से निकाल के ये 36 आया, इसको आपने यहाँ पर डालना था, मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना था एंड डायमीटर आ जाएगा माइक्रोमीटर्स में. सो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. द आंसर इज 0.075. डेफिनेटली आप इसको खुद प्रैक्टिस करें. इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके पॉज करके पहले आप इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करें. ओनली देन आपको इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस करने में. सो moving ahead to the next question, a water treatment plant of capacity 1 meter cube per second has filter boxes of dimensions 6 meter into 10 meter. So इसकी कैपेसिटी हमें पता है, मतलब इसका डिस्चार्ज पता है और फिल्टर बॉक्स की डायमेंशन भी पता है 6 मीटर बाय 10 मीटर. लोडिंग रेट टू द फिल्टर इज 120 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर. When 2 of the filters are out of service for backwashing, the loading rate is. So इसका मतलब हमें सबसे पहले यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स निकालने होंगे और उसमें से जब 2 फिल्टर्स बैकवॉशिंग होने के कारण जब उनकी बैकवॉशिंग हो रही होगी तो इसका मतलब वो सर्विस नहीं दे रहे हैं. सो हमें जब 2 फिल्टर्स नहीं काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर लोडिंग रेट कितना होगा मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर में, वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, बेसिक है बिल्कुल. आप देख सकते हैं इसको हम करेंगे टोटल
क्यू हमें गिवन है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो इसको अगर मैं मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सब चीज़ें डे में पूछी गई हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। सो दैट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड फिगर है 86400 मीटर क्यूब पर डे। तो हम जानते हैं कि इसका मतलब 1 डे में दिस विल बी द टोटल मीटर क्यूब जो कि ट्रीट होगा, फिल्टर से पास होगा। नाउ फिल्टर बॉक्स की डायमेंशन है 6 मीटर बाय 10 मीटर एंड लोडिंग रेट इज 120। सो इसका मतलब टोटल एरिया ऑफ फिल्टर्स कितना रिक्वायर्ड हो गया? सो टोटल एरिया विल बी डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय लोडिंग रेट, दैट विल बी 86400 डिवाइडेड बाय लोडिंग रेट कितना है? लोडिंग रेट इज 120। तो यहां से हम टोटल एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड टोटल एरिया जितना भी आएगा, लेट्स से हमें अभी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहां पर नंबर ऑफ फिल्टर्स निकालना चाहते हैं। सो नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू जितना भी ये एरिया है, यानी कि 86400 डिवाइडेड बाय 120। इसको आप फर्दर डिवाइड करें एक फिल्टर के एरिया से, विच इज 6 मीटर इंटू 10। सो इसको मैं 6 इंटू 10 करने से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स आ जाएंगे, और वो कितने आ जाते हैं? सो द टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स कम आउट टू बी 12। सो इसका मतलब हमें 12 नंबर ऑफ फिल्टर्स यूज करने हैं अगर लोडिंग रेट इतना देना है इस क्वेश्चन में। बट एज पर द क्वेश्चन हमें एक नया लोडिंग रेट फाइंड आउट करना है जब इन 12 में से कोई 2 फिल्टर्स यूज नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बैक वॉशिंग। सो दैट मीन्स 12 माइनस 2 10 फिल्टर्स अब यूज होंगे। सो 10 फिल्टर्स से क्यों तो इतना ही आना चाहिए। सो इसका मतलब व्हाट शुड बी द न्यू लोडिंग रेट, वो हम निकाल लेंगे। सो द न्यू लोडिंग रेट शुड बी, आप देख सकते हैं 10 फिल्टर्स हैं, और इसका मतलब टोटल एरिया कितना हो गया? 10 इंटू 6 इंटू 10। सो इसका ये टोटल मीटर स्क्वायर है, एंड इतना एरिया है, एंड दिस एरिया has to supply this much discharge. So that means loading rate is 86400 divided by this value. So the new loading rate will be 86400 divided by this value. That means 600. So ये कितना हो जाता है? ये 00000 कट जाएंगे, and 864 divided by 6, इसको अगर मैं 2 से करूं, so 432, and this is 144. So the answer is 144. This will be the new loading rate. आप देख सकते हैं कि इनिशियली लोडिंग रेट था 120, बट क्योंकि 12 में से 2 फिल्टर्स दे आर आउट ऑफ सर्विस, सो अब टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ डिस्चार्ज हमें लोडिंग रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, 120 से 144 करना पड़ेगा। सो दिस इज द न्यू लोडिंग रेट 144। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आप देख सकते हैं द पोर्टेबल वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टर्बिड सरफेस वाटर बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग ट्रीटमेंट सीक्वेंस। सो हमें ये 4 सीक्वेंस गिवन है, इनमें से जो करेक्ट है हम वो देखेंगे। सो लेट्स से ऑप्शन 1 देखते हैं। टर्बिड सरफेस वाटर है, फिर उसकी कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज एंड सप्लाई। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई भी हमें एरर नहीं दिख रहा है। बाकी जगह देखते हैं पहले डिसइंफेक्शन नहीं होती है, पहले फिल्ट्रेशन नहीं होती, फिल्ट्रेशन से पहले सेडिमेंटेशन होती है, एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हमें याद होना चाहिए, हम इसको कहते हैं C+F+S, मतलब कोगुलेशन के बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद सेडिमेंटेशन, ऐसा रहता है। कोगुलेशन के बाद F स्टैंड्स फॉर फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन प्लस फ्लोकुलेशन एंड देन सेडिमेंटेशन। ये सब जब हो जाएगा उसके बाद अब आप इसको फिल्ट्रेशन के लिए भेजें। फिल्ट्रेशन के बाद आप इसको फर्दर डिसइंफेक्शन एंड फिर स्टोरेज एंड सप्लाई होगा। डिसइंफेक्शन हमेशा लास्ट में होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे जो हमने इस वीडियो में करे हैं।
और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप गेट के सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होने की बहुत पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप इन 5 क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करें, रिव्यू करें अगर आप इस वीडियो को, जब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आ जाता। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं पर्सनली आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो ऑल, क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोर ओवर, आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।